Hello my dear friends and students. I welcome you all my YouTube channel DU Families. I am दीपक उपाध्याय और आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो कि क्लास 11th का ये चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनिट क्या होता है। देखिए होता क्या था पहले के समयों में, गाँव में होता क्या था कि लोग 1.25 किलो ऐसे मतलब 1.25 सेर पाव भर ऐसे करके समथिंग सामान लाते थे। तो गांव की भाषा थी, वो लोग वही समझते थे। अब जैसे जैसे बाहर आदमी निकलता गया चीज़ें डिफ़िकल्ट होने लगी। मतलब कोई 1.25 किलो 1.25 सेर कहता था तो उसको कोई समझ नहीं पाता। तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए किया क्या गया कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। इंडिया लेवल से अगर आप ऊपर उठें और उससे ऊपर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया। तो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि नहीं कि इस चीज़ का यही रिप्रेजेंटेशन है, और अगर इस चीज़ का अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम किसी दूसरे कंट्री में भी जाते हैं और वहाँ पे ये चीज़ कहते हैं तो वहाँ के लोग भी ये समझेंगे। तो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो है मेज़रमेंट, फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए बना हुआ है। और ये किस बेसिस पे हम ये मेज़रमेंट करते हैं? तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ रेफरेंस हैं, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, एक बार फिर से इसका डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स कॉल्ड यूनिट्स। ये होता है आपका यूनिट। ठीक है, अब यूनिट जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहले होते हैं फंडामेंटल, और फंडामेंटल यूनिट पहला होता है, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो ये ऐसी फंडामेंटल यूनिट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बेस क्वांटिटीज, बेस। ठीक है, बेस यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, उसी हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट्स टोटल होते हैं 7। फिजिक्स में हम टोटल 7 यूज़ करते हैं। आप जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बेस जो फंडामेंटल यूनिट से कुछ कम कर दिए जाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टोटल कितने होते हैं? 7। यानी कौन कौन से? तो टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, लेंथ और मास। टोटल हो गए 7। ठीक है, अब टाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड को हम लोग स्मॉल s लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सेकेंड में हम एस कैपिटल लेटर लिखे हैं, वैसे एम्पियर में हमारा कैपिटल लेटर नहीं होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन केवल कैपिटल ए होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, इसका रिप्रेजेंटेशन है CD। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का क्या है? तो मोल, MOLE, वो MOL जो एनिमल्स के कैटेगरी में आता है वो नहीं। टेम्परेचर का क्या होता है? तो केल्विन, इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के। लेंथ का क्या होता है? तो लेंथ का आपका होता है मीटर। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का क्या होता है? तो मास का होता है kg। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? तो ये ऐसी यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स यानी बेस यूनिट्स के हेल्प से मिलकर के बनी हुई होती है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब वही 7 क्वांटिटीज, उन्हीं का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं, उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन का ले लेते हैं, कोई भी आप वॉल्यूम ले सकते हैं, एरिया, जो भी आपका इच्छा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी v - u अपॉन में t, यही होता है। v - u फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। देखिए यहाँ पे t है हमारा टाइम, पहला हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का ये टाइम उसमें था। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, ये भी हमारा क्या है, वेलोसिटी। सिंपल सा अगर बात करें, वेलोसिटी भी हमारा क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से मिलकर के बना हुआ होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए यहाँ पर भी टाइम हमारा टाइम एक्चुअली बता चुके हैं, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस है
जो किसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर, डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा लेंथ ले रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब उस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, कौन कौन से, तो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हीं के कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये कितने होते हैं, तो टोटल ये होते हैं 4, FPS, SI, CGS और MKS। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, CGS का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। ये टोटल होते हैं 4, और इन चारों के बारे में आप पढ़े होंगे 10th 9th में, ये सब में आप पढ़े होंगे। अब उसके बाद आता है आपका लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर आपको लेंथ को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, चलिए देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ, देखिए लेंथ को मेजर करने के लिए हम करते क्या है, मीटर स्केल का यूज करते हैं। मीटर स्केल का यूज करते हैं कब के लिए, तो मीटर स्केल का यूज करते हैं हम अगर लेंथ आपका कहाँ से कहाँ तक हो, 10⁻³ मीटर से यदि 10⁻² मीटर तक हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मीटर स्केल का यूज करते हैं। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। अगर मान लीजिए इससे भी छोटी डिस्टेंस, अगर ये तो मान लीजिए डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो आप मीटर स्केल का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर उससे छोटी अगर यूनिट का मेजरमेंट करना हो तो वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर तक आसानी से लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो भी एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। फिलहाल उसके बाद स्क्रू गाज एक होता है, SCREW, स्क्रू गेज होता है। इसका यूज हम क्या करते, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, इन सब का यूज हम करते हैं अगर 10⁻⁵ मीटर से अगर कम लेंथ का अगर मेजर करना हो, अगर मतलब ये उससे भी क्या हो, छोटी हो, स्क्रू गाज और स्फेरोमीटर, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेस देन, इससे लेस देन का अगर मेजर करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। अगर यहाँ तक मेजर करना हो तो वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। मीटर स्केल का मतलब इनके बीच का अगर मेजर करना हो तो मीटर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर लार्ज डिस्टेंस की बात आती है तो लार्ज डिस्टेंस का मतलब अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, जैसे अगर हम पृथ्वी पे हैं, अगर किसी प्लैनेट या किसी स्टार के बीच का अगर डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं अभी। पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड के जरिए हम करते क्या है, बहुत ही वेरी लार्ज डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, आसानी से एकदम मेजर कर लेते हैं। और वो वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर हमारे अर्थ से अगर किसी दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस की बात करें या फिर किसी स्टार के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो इस पैरालैक्स मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, एकदम आसानी से उसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पैरालैक्स का मतलब होता क्या है। द इफेक्ट बाय विच द पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू चेंज व्हेन इट इज लुक्ड इट फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशंस से देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का पोजिशन हमें बदला हुआ नजर आता है, उसी के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आपका एक कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कर क्या रहे हैं, अपनी एक आंख बंद करके इस मार्कर से उस पॉइंट को हमने क्या किया, आप भी ऐसा करिएगा तो आपको और इजीली दिखाई देगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आसानी से उसको पहले सुन लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आसानी से करिएगा। शायद अगर पढ़े होंगे तो आप समझ भी रहे होंगे। एक आंख बंद करना और जो दूसरी आंखें खुली हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार एडजस्ट करना है इस मार्कर को इसके रेस्पेक्ट में कि ये मार्कर इस पॉइंट को पूरी तरह ढक ले, इस पॉइंट को ये मार्कर पूरी तरह ढक ले, ठीक है। अब जो आंखें खुली है, आप अपने सर को मत हिलाइएगा, बस एग्जैक्टली वहीं से देखिएगा। अब जो आंखें खुली है अब उसको करिएगा क्या, बंद, और जो बंद है उसको खोलिएगा तो देखिएगा इस मार्कर के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है ना, ये आपका इसका पोजीशन हल्का सा बदला हुआ नजर आएगा। मतलब अब जो आपको पहले पॉइंट दिख नहीं रहा था वो हो सकता है आपको अब दिखने लगा हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है।
तो इसी 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 इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पैरालैक्स। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद ये पैरालैक्स समझ में आ गया क्या होता है, बेसिस क्या होता है। तो बेसिस कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब मान लीजिए हम क्या कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, चाहे सिंपली हम अब इसके जरिए आपको समझाते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हम देखिए ये हमारा कोई स्टार है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, स्टार या कोई प्लैनेट जिसके बीच का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना हो, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर दिए। और हम सब किए कि हम अपने लेफ्ट वाली आई से इसको देख रहे हैं, राइट वाले आई को क्लोज करके। ठीक है, हम इस राइट वाले आई को क्लोज करके लेफ्ट वाले आई से देख रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है। अब फिर क्या किया, हम अपने लेफ्ट वाले आई को क्लोज किए, राइट वाले आई से इसको देखे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इनके बीच का यही हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और इन्हीं के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस। और इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम ये पूरा का पूरा एक्चुअली हम मान लेते हैं सिस्टम जो है आपका क्या है, एक सर्किल का पार्ट है। सर्किल का पार्ट होगा मतलब यहाँ पे कोई आर्क वर्क भी होगा आर्क। ठीक है, अगर सर्किल का पार्ट होगा तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपका ये सर्किल है, उसको हम अगर कट कर दिए पार्ट में, ये देखिए आपका जो है ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आर्क हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका भी कोई आर्क होगा, लेकिन इसका जो आर्क होगा, अगर इसकी आर्क की अगर आर्क को हम स्मॉल अगर एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल एल, तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ये नियर अबाउट क्या होगा, इसके बराबर होगा। एल जो होगा ये स्मॉल एल आर्क ऑफ लेंथ, ये क्या होगा, स्मॉल बी के नियर अबाउट क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल डिस्टेंस वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और ये जो बेसिस है, ये जो आपका ये वाला जो बेसिस है वो क्या बहुत ही छोटा है। चाहे सिंपली ये एल की बात करें, क्या बहुत ही छोटा है, इसके रेस्पेक्ट में 1 से भी छोटा है। इसीलिए क्या होता है, ये नियर अबाउट एल जो है ये बी के क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन और ये फिगर कॉम्प्लिकेशंस। इसे हम कर क्या रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ताकि इस फिगर को समझने में और आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, तो ये हमें करना क्या है, इनके बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब हमें कैपिटल डी फाइंड करना है। तो हमें पता है एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस, यानी आर्क ऑफ लेंथ अपॉन में रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। हमें यहाँ पर जो एंगल है उसे हम लोग थीटा माने हैं, जो दो रेज के हेल्प से बन रहा है यहाँ पे एंगल, उसको थीटा माने, और ये थीटा कहलाता है पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। यानी इस एंगल की जगह पे हमने क्या कर दिया, थीटा लिख दिया, और यहाँ पर जो एंगल है ना उसे डिग्री में हम नहीं ले रहे हैं, उसे हम रेडियन में ले रहे हैं, क्योंकि ये एंगल जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडियन में लेकर चल रहे हैं। और आर्क जो है वो क्या है आपका स्मॉल बी, और रेडियस क्या है कैपिटल डी। ये वाला डिस्टेंस और ये जाहिर सी बात है सर्किल के दोनों रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों बराबर होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आसानी से एक इक्वेशन बना लेंगे, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन में थीटा। इसके जरिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल डी आसानी से मतलब हमारा किसी प्लैनेट से हमारे अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हल्का सा इसे अगर मॉडिफाई करें, अगर मान लीजिए बाई चांस अब अगर हमें इस प्लैनेट के बीच का अगर हमें साइज फाइंड करना हो या फिर इसका एंगुलर डायमीटर फाइंड करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अब ये क्या हमारा कोई प्लैनेट है, ठीक है, अब हमें तो ये पहले से पता चल गया कि इसका हमें डिस्टेंस पहले से पता चल गया, ये कैपिटल डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये कैपिटल डी कितना आखिर है, ये कैपिटल डी हमें पहले से पता है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यही इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, फिर इसका साइज की क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी देखिए यहाँ पे भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल उसे हम क्या मान लिए, अल्फा, और यही अल्फा आपका ये है एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ प्लैनेट आर व्यूड थ्रू टेलीस्कोप। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा जो अल्फा है वही एंगल है,
और हमें ये क्या है, पहले से हमें ये कैपिटल डी पता है, कैपिटल डी हमें क्या पहले से पता है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं इस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस अर्थ से कितना है। और हमें कैलकुलेट करना क्या, तो यही इसे हम क्या कर लिए, मान लिए स्मॉल डी, हमें क्या करना है, यही स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। तो बस जैसे हमने यहाँ पे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लगाया, सेम टू सेम यहाँ पे लगाएंगे और क्या करेंगे, आसानी से हम इसके साइज को यानी एंगुलर डायमीटर को एकदम आसानी से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, एक चीज़ हमने देखी आपको नहीं बताया, रेडियन और एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है, तो वो समझ लीजिए। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर रेडियन में दिया हो, वैसे रेडियन में देता ही, अगर रेडियन में दिया हो एंगल में कन्वर्ट करना हो, या फिर एंगल में दिया हो रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आप कैसे करेंगे, आप ये जानते रहिएगा। आपका 1 पाई रेडियन में आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट रेडियन, और 1 मिनट रेडियन इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये भी रेडियन में है। तो इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, आसानी से रेडियन को एंगल में या रेडियन को डिग्री में या डिग्री को एंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। एरर क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस से आप किसी भी अगर कोई भी मेजरमेंट यदि करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, मतलब आप जो उसका ट्रू वैल्यू होता है लगभग उसके करीब होते हैं, मतलब जो आप एग्जैक्टली आप उसके करीब नहीं पहुंच पाए, मतलब एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाए, वही क्या है आपका, वही एरर है। यानी अगर एरर का डिफिनीशन अगर देने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्टेन्स सम अनसर्टेनिटी। देखिए कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें अनसर्टेनिटी होगा, और उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, एरर। ठीक है, अब वो एरर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो चलिए उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे किसी भी मेजरिंग डिवाइस से आप क्या करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक तो ट्रू वैल्यू होती है और एक हम जो मेजर करके लाते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होती है। तो एक्यूरेसी क्या बताता है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी डिवाइस से कोई मेजरमेंट हमने किया, तो जब हमने मेजरमेंट किया तो उसका वो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू हम पाएंगे, तो वो मेजर्ड वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू के कितना करीब है ये हमें एक्यूरेसी बताता है। यानी इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू दिस ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कितने हम करीब हैं, हमारा कितना मेजर्ड वैल्यू पास है, तो ये क्या बताता है, एक्यूरेसी। या फिर आप सिंपली दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस को क्या बता, डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या है, तो एक्यूरेसी है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक्यूरेसी जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लिमिट या रिजोल्यूशन, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिमिट या रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम आगे वाले टॉपिक में समझते हैं। प्रिसीजन, देखिए प्रिसीजन इसी से रिलेटेड है। प्रिसीजन क्या करता है, तो इट टेल्स व्हाट रिजोल्यूशंस और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसीजन हमें बताता है कि हम क्या लेकर के उसका कितना रिजोल्यूशन या उसका हम उस क्वांटिटी का जिसको हमें मेज़र करना है उसका हम कितना रिजोल्यूशन लेकर के उसको हम मेज़र करें। ठीक है, ये हमें बताता है प्रिसीजन। अब उसके बाद देखिए ये कुछ नोट्स हैं, नोट जो एक इम्पॉर्टेंट है। फाइनल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब एक्चुअली होता क्या, जैसे मान लीजिए हम किसी मेजरिंग डिवाइस से हम किसी कोई मेजरमेंट हमने किया, मान लेते हैं कि यही मार्कर है, इस मार्कर का मान लेते हैं जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ की बात कर रहे हैं, ट्रू लेंथ मान लीजिए इस मार्कर का 4.253 mm है। ठीक है, mm या फिर सेंटीमीटर मान लेते हैं, वैसे mm तो नहीं होगा, मान लेते हैं 4.253 सेंटीमीटर इस मार्कर का क्या है, वो ट्रू वैल्यू है। अब हम क्या किए, अब हम मेजरमेंट स्टार्ट किए और हम अब ये मेजर करके हम ये जानना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्टली लेंथ आखिर कितना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, फिर हम जो है जब हम मेजर करना स्टार्ट की तो हमें हमारी को वैल्यू आई 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी हमारी वैल्यू आई 4.351 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पर ये क्या है, ये हम इसको पॉइंट के 2 डेसिमल बाद तक लेकर गए हैं बाबू। यहाँ पर हम पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर गए हैं। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है,
ठीक है, देखिए एक्यूरेसी क्या बताएगा कि हम इसके कितना लगभग करीब हैं, तो काफ़ी करीब है। और ये जो है हमारा, देखिए इसको हम पॉइंट के 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर गए हैं। तो एक्चुअली आप जितना डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे वो उतना ही प्रिसाइज होगा, ठीक है, वो उतना ही प्रिसाइज होगा। लेकिन उसमें हो सकता है इरर्स ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसमें क्या इरर्स यहाँ पे ज़्यादा है, हो सकता है कम भी हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है। उसके बाद फाइनल रिजोल्यूशन का मतलब अगर उसे हम कम से कम डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करते हैं तो उससे होता क्या है कि राउंडिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एक्यूरेसी पे। रिजोल्यूशन का एक्यूरेसी से कोई रिलेशन नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो राउंडिंग वाली प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। हाँ, उसको हम जितने ही डेसिमल प्लेसेस तक ज़्यादा मेजर करेंगे वो उतना ही उसका वैल्यू प्रिसाइज होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक निकाला है कि रिजोल्यूशन जो होता है, जितना ही उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा, लेकिन एक्यूरेसी में वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम अब ये पढ़ने के बाद अब हम समझ लेते हैं इरर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बारे में हमने समझ लिया। अब इरर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का क्या क्या डिफिनेशन होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो इरर 2 प्रकार का होता है, सिस्टमैटिक इरर और रैंडम इरर। पहले सिस्टमैटिक इरर समझ लेते हैं, उसके बाद में रैंडम इरर समझ लिया जाएगा। सिस्टमैटिक इरर होता क्या है, तो सिस्टमैटिक इरर एक प्रकार की ऐसी इरर है जो यूनिडायरेक्शनल होती है, या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। इसी प्रकार के इरर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक इरर। सिस्टमैटिक इरर भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। पहला आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल इरर। इंस्ट्रूमेंटल इरर आखिर होता क्या है, ये क्या प्रॉब्लम्स हमारे रीडिंग्स में या फिर क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस में या फिर क्या किसी एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉब्लम करता है, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारा अगर थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर का डिज़ाइन ही गलत है। मतलब आप जानते हैं कि जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लीजिए आपको करना क्या है, उससे मेज़र करना है और उसकी डिज़ाइन क्या है, मतलब परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट डिज़ाइन के कारण मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर मेज़र करने का तरीका है वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में होना कितना चाहिए था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन है कितना वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके कारण, इम्परफेक्ट डिज़ाइन के कारण, कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण, या फिर जीरो एरर के कारण। जीरो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको ये सब बता लेने के बाद हम जीरो एरर बताएंगे आपको। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या करता है, हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये एरर्स हो जाते हैं। तो और हाँ, इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम लोग अगर हम चाहें, अगर इसे रिमूव करना मतलब करेक्ट करना चाहें, करेक्शन अगर हम अपने मेजरमेंट को देना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हम बेटर से बेटर, हम जितना हो सकता है हम उतना ही क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को बेटर लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, उस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद फिर दूसरा आपका है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर। ये जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब ये क्या है, टेक्निक्स या फिर जो प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का मेजर करने का, वो क्या है, गलत है। उसके कारण यदि जो एरर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, तो ये अगर मान लीजिए इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, अगर मान लीजिए किसी अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, यदि उसको बुखार हुआ है, ठीक है। अब आप करते क्या, हम क्या करते हैं, हमेशा जो डॉक्टर्स होते हैं उसके आर्मपिट में वो थर्मामीटर या फिर थर्मामीटर ही लगाते हैं ना। अगर मान लीजिए उसका लगाने का तरीका हल्का सा इधर उधर हो गया, मतलब एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे लगाना चाहिए अगर उसमें आदमी नहीं लगा पाए, तो जो उस आदमी का टेम्परेचर है उससे क्या उसका रीडिंग आएगा, कमी आएगा। 100% जाहिर सी बात है ना कि जहाँ पे आप मान लीजिए ये प्लेसेस बहुत ज़्यादा गर्म है, ये वाला प्लेसेस, इस प्लेसेस पे हम न लगा करके थर्मामीटर को अगर इधर उधर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ये देगा ना कि यहाँ का टेम्परेचर देगा, और हमें मेजर करना क्या है, ये वाला टेम्परेचर। तो देखिए हमारा एरर आ गया ना। तो उस कारण जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ये इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब इस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो हमें जो उसका प्रोसीजर है कि कैसे किस चीज़ का सेटअप करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं।
अब उसके बाद आता है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर क्या है, तो जाहिर सी बात है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है पर्सनल का मतलब जब आदमी खुद इंडिविजुअली जब खुद गलती करे किसी भी मेजरमेंट में, तो उस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर, जो कि सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो खुद आदमी गलती कर सकता है किसी भी मेजरमेंट को करने के दौरान, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपैरेटस। मान लीजिए अपैरेटस का आप जो है सही तरीके से आप उसका सेटिंग ही नहीं कर पाए कि कैसे किसी चीज़ को मेजर करना है समथिंग करके, या फिर आप मेजर तो कर, जैसे मान लीजिए हम किए क्या, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया हमने, ठीक है, और स्केल से मान लीजिए हमने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया स्केल से। अब हम मेजरमेंट किए तो वो 6 के जो एक्चुअली ये लग रहा है ख़त्म हो गया, 6 के मान लीजिए ऊपर आया हुआ है, वो उसका जो रीडिंग है वो 6 पर आया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, अब मान लीजिए हमारा हल्का सा ये हम थोड़ा इधर हैं या फिर सामने से नहीं देख रहे, हम हल्का सा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो जब इधर से देखेंगे तो जाहिर सी बात है रीडिंग में हमें कुछ अंतर आएगा, समझ में आएगा 6.1 है या फिर 5.9 है समथिंग करके ये हुआ ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पर्सनल एरर। अगर ऐसी गलतियां हम करते हैं, ठीक है, तो ये पर्सनल एरर के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है ना। और इस एरर को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा जिस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम कई बार उसे हम कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखें, ऑब्जर्वेशन जो ले रहे हैं उसको सही तरीके से लें। हम कोशिश यही करें कि हम कम से कम गलतियां करें, मतलब हम जिस चीज़ का समथिंग जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें उसमें आपको निपुणता हो, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इन एरर्स को, पर्सनल एरर को कम कर सकते हैं, और ये सारे के सारे एरर्स सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अब उसके बाद करेक्शन भी इसका समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद रैंडम एरर क्या होता है, तो चलिए रैंडम एरर को भी समझ लेते हैं। रैंडम एरर जो होता है वो इरेगुलरली कभी भी हो सकता है, या तो वो साइन या साइज के कारण हो सकता है, ठीक है। तो उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर जो होता है वो टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, जैसे बाई चांस मान लीजिए टेम्परेचर के कारण, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट करने के कारण, या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में वाइब्रेशंस के, मैकेनिकल वाइब्रेशंस के कारण, इन सब के कारण या जो भी एरर्स आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम करंट से चलने वाला है, कभी लाइट फ्लक्चुएट करे, मतलब कभी वोल्टेज ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो उसके कारण जो एरर्स आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, जो कि कभी भी हो सकते हैं टेम्परेचर वैरी करने के कारण, ठीक है। इन सब, तो इस प्रकार की एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, तो रैंडम एरर को हम कम करने के लिए करते क्या हैं, रैंडम एरर को कम करने के लिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे द्वारा गलतियां हो वो कम से कम हो, मतलब हम अपने तरफ से जितनी भी गलतियां कर सकते हैं उसको कम से कम करें, मान लीजिए नहीं के बराबर, या फिर जो वोल्टेज या फिर इन सब में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं टेम्परेचर के कारण, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम ऐसी जगहों पे उसका या फिर सेटअप करें जिस चीज़ का हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हो, नॉर्मल, मतलब अक्सर वो वैरी ना करती हूँ। तो इन सब के कारण हम क्या कर सकते हैं, उस रैंडम एरर को या फिर उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपको कहा था ना कि हम जीरो एरर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आखिर ये जीरो एरर होता क्या है। तो जीरो एरर को समझने के लिए हम करते क्या है कि स्केल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपका स्केल है, ठीक है, ये एक्चुअली स्केल जो है आपका सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये आपका स्केल किस में है, तो सेंटीमीटर में है। बस एक मिनट, ये आपका स्केल किस में है, तो सेंटीमीटर में है। मान लीजिए बाई चांस ये वाला पोर्शन आपका यहाँ से 1 के पहले वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, टूट गया, इस स्केल का टूट गया, जो हम देखिए अभी हमने कलर कर दिया, वो क्या मान लीजिए बाई चांस टूट गया है। अब किसी भी लेंथ को मान लीजिए आपको मेजर करना है, फटाक से आप स्केल लिए और तुरंत किया कि आप ऐसे फटाक से लाइन खींचे, मान लीजिए ये लाइन आपका यहाँ से लेकर के 10 तक आई, 10 तक केवल 10 तक आई, और फटाक से आपने मेजर करके बस आपसे कोई लेंथ पूछा, बस तुरंत आपने कह दिया 10 सेंटीमीटर। तो क्या इसका वाकई में इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, सोचिएगा आप, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया, ये स्केल हमारी बाई चांस मान लीजिए यहीं से थी आप, या फिर यहाँ से टूटी हुई थी, 1 से स्टार्टिंग था,
आपने डायरेक्टली मेजर किया और तुरंत 10, इसके बीच का डिस्टेंस तुरंत फटाक से मेजर करके आपने 10 बता दिया, पर एक्चुअली में रियलिटी में ये 10 है नहीं। ये कितना है आपका 0 से 1 के बीच का पूरा आपका 1 सेंटीमीटर होता है, 1 से 2 के बीच में आपका पूरा ये क्या है आपका इस प्रकार चलता है, ये पूरा 1 कहलाएगा, ये 2, ये 3, ऐसे करके ये 10 तक, मतलब 0 से 10 तक अगर रहता तब उसे हम 10 सेंटीमीटर कहते। लेकिन हमने क्या किया, स्केल आपकी बाई चांस टूटी हुई थी या फिर कुछ समथिंग था, अपने 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ ज़्यादा बता दिया। तो यही होती है ज़ीरो एरर, ठीक है। जो हमारे हैबिचुअल जो हमारे हैबिट के कारण क्या हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है, तो उस एरर को क्या बोलते हैं, ज़ीरो एरर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, ये ध्यान दीजिएगा।